टीपीसीसी के उपाध्यक्ष चामला किरण कुमार रेड्डी ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह हैदराबाद संसद छोड़कर देश की किसी भी संसद में जीतकर दिखाएं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और पीआरएस ने एक दूसरे से सलाह और सुझाव लेकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके ऐसा करने से एमआईएम को नुकसान होगा। उन्होंने कहा है राहुल को चुनौती देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया और केरल में सांसद के तौर पे जीत हासिल कर अपनी ताकत दिखाई है। किरण ने साफ कर दिया है कि पार्टी जहां भी मौका देगी राहुल वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन असद हैदराबाद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर उनमें ईमानदारी है और आत्मविश्वास है तो उन्हें आगामी संसद चुनाव में अन्य क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहिए और जीतकर दिखाना चाहिए। उन्होंने ओवैसी पर क्रोध जाहिर करते हुए कहा है कि हैदराबाद के सांसद के तौर पे पहले तो उन्हें उस संसद क्षेत्र के भीतर विकास के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने असदुद्दीन को सिकंदराबाद और मलकाजगिरी संसद में हुए विकास को देखने और उसे कुछ सीखने की सलाह दी। ओवैसी साहब, the way you are talking in the recent days, other day you were talking about India Alliance, today you are talking about and challenging on Rahul ji's to be contested in Hyderabad. So I really look these particular statements of you as been influenced statements by your powerful friends sitting in Delhi or in Hyderabad, who are really scared of the Congress, upcoming elections and the results and the surveys. So you are trying to divert the people's attention, and I don't know why should you get provoked, because I know you very well, being from Hyderabad. If you are a secular national leader, or if you are connected to the ideology of Indian democratic system, why don't you contest any other place? I'm not giving you any constituency name. I am asking you to contest other than Hyderabad, any other place in this country, if you really have to prove yourself. Rahul ji already contested in Uttar Pradesh. He contested in Kerala. He was before MP from Uttar Pradesh. He was MP from Kerala. And the party decides where Rahul Gandhi ji contests. It's not you, and your challenges will make our mind, or your provoking will make the decisions change here. हैदराबाद के मलकाजगिरी विधानसभा क्षेत्र में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मलकाजगिरी डिवीजन की गली गली में गणपति की मूर्तियां स्थापित की गईं। बीआरएस नेता मर्री राजशेखर रेड्डी ने विनायक मंडपों का दौरा किया है और विशेष पूजा की है। मर्री राजशेखर के साथ साथ मलकाजगिरी के पूर्व नगर सेवक जगदीश गौड़ और मुर्गेश ने भाग लिया है। इस मौके पे राजशेखर रेड्डी ने कहा है वह चाहते हैं कि मलकाजगिरी के लोग पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। नलगोंडा जिले की कांग्रेस राजनीति में अहम मोड़ आ गया है। भुवनागिरी के पूर्व डीसीसी अध्यक्ष कुंभम अनिल कुमार रेड्डी, जो हाल ही में बीआरएस में शामिल हुए थे, कांग्रेस में लौट आए हैं। रेवंत ने उन्हें खांडवा उड़ाकर पार्टी में आमंत्रित किया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कुंभम 2018 के चुनाव में अनिल ने हारने के बाद भी पीसीसी के तत्वाधान में आयोजित हर कार्यक्रम में सफल बनाया है और कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास का संचार किया है। कुंभम अनिल कुमार रेड्डी ने हाल तक भुवनगिरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया है। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अनिल कुमार रेड्डी हार गए, लेकिन उन्होंने 61,000 से अधिक वोट मिले हैं और उनके और भुवनगिरी के सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के बीच रिश्ते उस समय टूट गए जब इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस वजह से बीआरएस में गए अनिल वहां के हालातों के चलते कांग्रेस में लौट आए हैं। इस मौके पर रेवंत ने कहा है कि कांग्रेस परिवार में छोटी मोटी परेशानियां संभाविक है और नेतृत्व के आदेश पर अनिल को पार्टी में आमंत्रित किया गया है। रेवंत ने कहा है इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने भी अनिल को लेने के लिए दबाव डाला है। अनिल रेड्डी ने कहा है कि उनके पार्टी बदलने के बाद से कार्यकर्ता मानसिक रूप से परेशान थे। अनिल ने कहा है कि कुछ लोगों ने खाना बंद कर दिया है। वह ठीक 2 महीने तक उस पार्टी में थे और कहा कि जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया था। अनिल ने कहा है कि भुवनगिरी में कांग्रेस कैडर मजबूत है और कैडर ने उन पर पार्टियों में फिर से शामिल होने का दबाव डाला है। अनिल रेड्डी ने कहा है कि वो केसी वेणुगोपाल के निमंत्रण पे पार्टी में आ रहे हैं। गतिशील पीसीसी रेवंत के साथ काम करने का अवसर फिर से आया है और वह पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
सांसद बंडी संजय ने अपनी बाइक से करीमनगर की सड़कों पर चक्कर लगाई। बंडी संजय, जिन्होंने बड़ी संख्या में आए युवाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे वहां के गणेश मंडप देखें, भगवान गणेश के दर्शन करें और लोगों को प्रोत्साहित करें। इसके बाद वे युवाओं के साथ गली गली गए और स्थानीय युवाओं और विभिन्न संघों और व्यापारिक संघों द्वारा आयोजित गणेश मंडप का दौरा किया और भगवान गणेश की पूजा की है। दूसरे दिन उन्होंने 300 से ज्यादा गणेश मंडपों का दौरा किया है। वहीं बंडी संजय ने करीमनगर विधानसभा क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर युवाओं के साथ सूर्यास्त तक गई और गणेश मंडपों का भ्रमण किया। बंडी संजय के साथ बड़ी संख्या में युवा बाइक पे सवार थे। एक तरफ भगवान गणेश के कई मंडपों का दौरा किया तो दूसरी तरफ युवाओं के साथ सेल्फी ली, स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन देते हुए आगे बढ़े। चूंकि सांसद की गाड़ी के लिए गलियों में जाना मुश्किल था, इसलिए समय की कमी के कारण स्थानीय युवाओं ने बाइक पर सवार होकर कपूरवाड़ा, गांधी रोड, बाईवाड़ा, भगत सिंह चौक, बोमाकल, कृष्णा नगर, प्रियादर्शनी नगर और मारुति नगर का दौरा किया है। गणेश उत्सव के मद्देनजर पिछले 2 दिनों से करीमनगर विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न बस्तियों के तूफानी दौर पर गणेश मंडप का दौरा कर रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद बंडी संजय कुमार को एक अजीब अनुभव हुआ है। एक 4 साल का बच्चा बंडी संजय के पास आया जो ज्योति नगर में गणेश मंडपों का दौरा कर रहे थे और स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे। बच्चे ने संजय ने पूछा कि आप सभी गणेशों के दर्शन कर रहे हैं, क्या हमारे गणेश के पास नहीं आएंगे? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गणेश कहाँ है? तो बच्चों ने तुरंत संजय की उंगली पकड़ ली और कहा मेरे साथ आओ और अपने मंडप के पास ले गए। बच्चों के अनुरोध पर बंडी संजय ने उनके गणेश मंडप का दौरा किया और उनके साथ तस्वीर ली। उसके बाद वह टावर सर्कल गए और महागणनाथ की महाआरती अर्पित की है। वहां अनेक गणेश मंडपों के दर्शन किए गए। हैदराबाद के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में गणेश उत्सव भव्य रूप से चल रहा है। भाजपा राज्य कार्यकारी समिति के सदस्यों ने बुक्का वेणुगोपाल ने गणेश मंडप का दौरा किया। मैलारदेव पल्ली डिवीजन के अंतर्गत साई बाबा नगर कॉलोनी के निवासियों के विशेष निमंत्रण पर उन्होंने भगवान गणेश के मंडप का दौरा किया है और विशेष पूजा की। वहां मौजूद सभी लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। वेणुगोपाल से मिलने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। इसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित किया, कहा कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर गणपति का आशीर्वाद बना रहे। बाद में तीर्थ प्रसाद ग्रहण किया। तेलंगाना कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के लिए मैदान तैयार हो रहा है। कवायद लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि 70 उम्मीदवारों को लेकर सहमति बन चुकी है। अन्य 30 सीटों के मामले में अभी भी मतभेद है। इस समय कहा जा रहा है कि पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार सुनील कुनुलगू द्वारा दिए गए सर्वे रिपोर्ट उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण बन रहा है। कांग्रेस पार्टी में विधानसभा उम्मीदवारों की चयन अंतिम चरण पे है। ऐसा लगता है कि 70 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फिल्टरिंग पूरी हो चुकी है। खबर है कि 40 से ज्यादा सीटों के लिए एक उम्मीदवार का नाम तय हो गया है और अन्य 30 सीटों के लिए 2 नाम तय हो गए हैं। नेताओं का कहना है कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में उन निर्वाचन क्षेत्रों के सर्वेक्षण के आधार पर उम्मीदवार तय करने का अधिकार सौंपा है जहां से 2 नामों का चयन किया गया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुरलीधरन की अध्यक्षता में लगातार दूसरे दिन दिल्ली में नेताओं की बैठक हुई है। वहीं चुनाव रणनीतिकार सुनील कनुगुलू के अनुसार समिति ने मैदानी स्तर की जानकारी और प्रतियोगिताओं पर सर्वेक्षण में मिले बिंदुओं को बरकरार रखा है। वहीं चयन के दौरान कई
कारकों पर विचार किया जाता है। मालूम हो कि 29 सीटों पे राजनीतिक और जातीय समीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में ताकत और सर्वे रिपोर्ट के आधार पे दो नेताओं का चयन किया गया है। इस सूची में एलबी नगर, चवेल्ला, राजेंद्र नगर, कुतुबुल्लापुर, उप्पल, मिर्चल, श्री लिंगमपल्ली, खानापुर, करीमनगर, डोरनकल, महबूबाबाद, पड़कला, जनगाम, वर्धनपेट, वानपर्ती, नारायणपेट, नाकीरेकल, तुंगतुर्थी, नरसापुर, दुबका, नारायण खेड, जुक्कल, एल्लारेड्डी शामिल है। बसबाड़ा, मुनुगोडू, सिकंदराबाद, हुस्नाबाद और अन्य निर्वाचन क्षेत्र। एमएलसी कविता ने कहा कि वे महिला आरक्षण बिल में बीसी कोटे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। पता चला है कि केंद्र सरकार ये बिल चुनाव के लिए लेकर आई है। उन्होंने कहा है, ये कहना राहुल की आदत है कि कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आएगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि बीआरएस एक बार फिर तेलंगाना में सत्ता में आएगी। राहुल गांधी जी बात कर रहे कल, हम कैसे भी आते सत्ता में तेलंगाना में। सोनिया गांधी जी भी आके गए थे हैदराबाद में, उन्होंने भी यही बोले। क्या बोले? मेरा सपना है कांग्रेस का सरकार बनना तेलंगाना में। हम यही पूछ रहे सोनिया मैडम से, हम यही पूछ रहे राहुल गांधी जी के, सपना क्या होना चाहिए? सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना आगे बढ़े। सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना के मुसलमान आगे बढ़े। सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना के दलित आगे बढ़े। सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना का युवा आगे बढ़े। सपना ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि केसीआर का एक ही सपना है, तेलंगाना आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, हमारे बीसी आगे बढ़े, हमारे दलित आगे बढ़े, हमारे एसटी आगे बढ़े। ये केसीआर साहब का सपना है। सपना देखने का भी एक तरीका होता है। वो सपने देख लेना तो उनको सत्ते में आने का, हकीकत में सत्ते में आके हम दिखाएंगे बीआरएस पार्टी यहाँ तेलंगाना में। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके मदद से 10 सालों में यहाँ सत्ता चला रहे। विधायक जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी टाउन में सरकारी जूनियर महिला कॉलेज नई इमारत का दौरा किया। अरबिंदो के चेयरमैन नित्यानंद रेड्डी को विशेष धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने 4 करोड़ से इमारत बनाई। वह कक्षाओं में गए और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों से पूछा कि कोई समस्या तो नहीं है। 2018 में जीतने के बाद जग्गा रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने नित्यानंद रेड्डी के साथ मिलकर इमारत की स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज में 850 विद्यार्थी पढ़ते हैं और पहले बारिश होती है तो परेशानी होती थी। साथ ही कॉलेज में बेंच और पर्याप्त स्टाफ भी नहीं था। जग्गा रेड्डी ने कहा है कि चेयरमैन अरबिंदो की पहल से कॉलेज में सुधार हुआ है और हम कक्षाओं, बेंचों और पंखों सहित सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके आभारी हैं। तेलंगाना में राजभवन और प्रगति भवन के बीच दूरी अब भी बढ़ती जा रही है। लंबित विधायकों के साथ नव मनोनीत कोटे को एमएलसी की नियुक्ति का प्रस्ताव खारिज होना एक बार फिर विवाद का कारण बन गया है। पिछले दिनों मनोनीत कोटे में कौशिक रेड्डी को खारिज करने वाले राज्यपाल हाल ही में सरकार की ओर से सत्यनारायण और दासोजू श्रवण के नाम पर भेजे गए प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। 8 सितंबर 2019 को राज्यपाल पद की शपथ लेने वाली तमिलिसाई का 4 साल में कई बार सरकार से टकराव हो चुका है। कौशिक रेड्डी एमएलसी सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। प्रोटोकॉल मुद्दों के अलावा उन्होंने कई सरकारी कार्यक्रमों और राज्य विधानमंडल की बजट बैठकों में प्रारंभिक गौर निमंत्रण पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। राज्य विधानमंडल और विधान परिषद की सर्वसम्मानित से मंजूरी के बाद सरकार से प्राप्त अधिकांश विधायकों को रोक दिया गया है, कुछ को अस्वीकार कर दिया गया है और कुछ को ठुकरा दिया गया है। अन्य को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के अलावा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विधेयक है जो हाल ही में दूसरी बार विधानमंडल पे पारित हुए, वे भी लंबित है। पहले सरकार ने कौशिक रेड्डी को नामांकित एमएलसी के रूप में प्रस्तावित किया है, लेकिन राज्यपाल ने इस आधार खारिज कर दिया है कि उन्होंने अनुच्छेद 171 के तहत कोई सेवा कार्यक्रम नहीं किया है। परिणाम स्वरूप सरकार ने उसका नाम वापस ले लिया है और पूर्व स्पीकर मधुसूदन चारी का नाम प्रस्तावित किया है। सरकार ने नव
मनोनीत कोटा में 2 रिक्तियों को कुड़ार सत्यानारायण और दासोजू श्रवण से भरने का फैसला किया है, जो एसटी और बीसी सामाजिक समूह से संबंधित है और इस मंत्री परिषद ने मंजूरी देकर राज्यपाल के पास भेजा है, लेकिन 2 नाम खारिज कर दिए गए हैं और चयन प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने चेतावनी दी है कि अगर लोकसभा क्षेत्र के पुनर्वितरण के बाद दक्षिण भारत में एमपी की सीटें काफी कम हो गईं, तो दक्षिण में एक मजबूत जन आंदोलन शुरू हो जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि उन्हें भारतीय होने और देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों का प्रतिनिधि होने पर गर्व है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आवाज दबा दी जाएगी तो वे दर्शक बनकर देखते नहीं रहेंगे। मंत्री केटीआर ने केंद्र से पड़ी सीमन पे दक्षिण राज्यों की चिंताओं को सुनने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर दक्षिण में सीटें घटी तो जोरदार जन आंदोलन होगा। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी राज्यों के सभी लोग को भारतीय होने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के निवासी होने पे गर्व है। वहीं केटीआर ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर संसद देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच दक्षिणी की आवाज को दबाना चाहती है तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार सभी मामलों को सुनेगी और न्याय मिलेगा। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर नोटरी से खरीदे गए भूखंडों के नियमितीकरण के लिए जारी जीओ 84 को निलंबित कर दिया है। यह माना गया कि नोटरीकृत संपत्तियों का नियमितीकरण जियो स्टाम्प अधिनियम की धारा 9 के दायरे से परे था। प्रथम दृष्टया जियो के खंड 10 को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 और स्टाम्प अधिनियम 1899 के साथ असंगत बताया गया है। इसने सरकार को 26 जुलाई को जारी जियो 84 के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक निलंबित करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति के श्रीनिवास ने भाग्यनगर नागरिक कल्याण संघ की ओर से एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें सरकार द्वारा 26 जुलाई को जारी जीवो 84 को चुनौती दी गई है, जिसमें नोटरीकृत भूखंडों के नियमितीकरण की अनुमति दी गई थी। जांच करने वाली मुख्य न्यायाधीश अराधे और न्यायमूर्ति एनवी श्रवण कुमार की पीठ अंतिम फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ता के वकील डी नरेंद्र नायक ने दलीलें सुनते हुए कहा है कि जीवों के कार्यान्वयन पे गंभीर प्रभाव पड़ेगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम और स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि संपत्तियों के संबंध में नोटरी द्वारा किए गए लेन देन को नियमित करना संभव नहीं है। उन्होंने चिंता जताई है कि इस बायो के कारण और भी विवाद पैदा होने की आशंका है। 20 साल 2.5 दशक पहले आम राज्य में कृषि बैंक के ग्राहकों से करोड़ों की ठगी के मामले में तेलंगाना सीआईडी पुलिस ने आरोपी को एपी के पाला कोल्लू से गिरफ्तार किया है। हजारों ग्राहक को डुबाने वाले कृषि बैंक घोटाले के मामले में जमानत पर रिहा हुए बैंक निदेशक काहीगाला श्रीधर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि बैंक 22 साल पहले हैदराबाद में सामने आए बैंक धोखाधड़ी में से एक था। ग्राहकों से जमा राशि एक तंत्र की गई और पूरी तरह डूब गई है। इस मामले में सीआईडी पुलिस ने कृषि को ऑपरेटिव अर्बन बैंक के निदेशक काहीगाला श्रीधर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि श्रीधर, जो इस मामले में A3 है, अदालती कार्रवाई में शामिल हुए बिना फरार है। नामपल्ली कोर्ट ने फरार चल रहे श्रीधर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। श्रीधर को सीआईडी की विशेष टीमों ने पश्चिमी गोदावरी जिले के पालाकोल्लू से गिरफ्तार किया था। सीआईडी प्रमुख महेश भगवान ने कहा कि आरोपी को नामपल्ली कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महेश भगवान फरार चल रहे श्रीधर को गिरफ्तार करने वाली स्पेशल टीम को बधाई दी। परिषद के उपाध्यक्ष बंडा प्रकाश, एमएलसी कविता और सांसद वेंकटेश नेता ने वीर नारी चाकली एल्लम्मा की जयंती के अवसर पर विधानसभा हॉल में एल्लम्मा के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बोलते हुए कविता ने कहा है कि राज्यपाल द्वारा ये घोषणा संघवाद की भावना के खिलाफ की गई थी और ऐसे फैसले संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक महान लोकतांत्रिक देश बनाने के लिहाज से इस तरह के फैसले अच्छे नहीं हैं और लग रहा है कि जैसे देश में बीजेपी का संविधान। मंत्री हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के प्रति राज्यपाल का रवैया नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण
इंद्रकरण की एमएलसी उम्मीदवारी को खारिज करना सही नहीं था, जिनकी कैबिनेट ने सिफारिश की थी। इस आधार पर उन्हें अस्वीकार करने और अयोग्य घोषित करने के बारे में क्या कहना है? वे बीआरएस सदस्य है। क्या कोई व्यक्ति जो पार्टी उपाध्यक्ष है उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? सरकारी आयोग के मुताबिक तमिलिसाई को राज्यपाल का पद नहीं संभालना चाहिए, लेकिन वे जानना चाहते हैं कि वह तेलंगाना की राज्यपाल कैसे बनी। उन्होंने कहा है क्या बीजेपी नेता गुलाम अली को राष्ट्रपति कोटे से नहीं भेजा गया है राज्यसभा, उन्होंने उस पदच्युत कर दिया है। वहीं महेश जेठामलानी, सोनल मानसिंह, राकेश सिन्हा बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं को राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों में एक न्याय और गैर बीजेपी शासित राज्यों में दूसरा राज्यपाल का गुटबाजी में काम करना ठीक नहीं है। तेलंगाना को कई मंत्रियों ने राज्यपाल के फैसले पर गुस्सा जाहिर किया। मंत्री प्रशांत रेड्डी और मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि तमिलिसाई को राज्यपाल पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि तमिलिसाई को तुरंत राज्यपाल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहने के बाद उन्हें राज्यपाल के रूप में नामित किया गया था। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि